नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। सियासी चाल भूचाल का हमारा यह कार्यक्रम राजनीति को समर्पित है, राजनीति से प्रेरित है और इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसे बाद के दिनों में राजनीति कहा गया है। राज्य चलाने की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसको लेकर। लेकिन आजकल जिस तरह की राज्य नीति दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावनी बातें करना, चिकने चुपड़े चेहरे और भाषणबाजी का कमाल। जो नियत है वो न्यासी की नियत नहीं है, यानी कि राजा की नियत नहीं है, शासक की नियत नहीं है, कुर्सी बचाए रखने की नियत है। और इसमें जो देखने में आ रहा है वो ये भी कि केवल इस कुर्सी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सलाम है, सलामी मिलती है, जो सैल्यूट पढ़ते हैं और जो सड़क पर चलने का आनंद है ट्रैफिक रुकवा कर, यह आनंद लेने का ही एकमात्र काम रह गया है। ऐसे माहौल में हम बातचीत करते हैं सियासी चाल भूचाल में राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का अनुभव राजनीति का रखने वाले चंद्रराज सिंघवी से। चंद्रराज जी सिंघवी, आप हम सबको अपने अनुभव साझा करते हैं और किस तरह की राजनीति उन्होंने देखी है, किस तरह की राजनीति देश में रही है और आज की राजनीति में क्या हालचाल है, इन सब मुद्दों को लेकर हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और चंद्रराज जी सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और देश में इस वक्त जो चर्चा का विषय है, खास तौर पर विपक्ष की राजनीति का, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जो यात्रा साउथ में निकाली जा रही है और नॉर्थ की तरफ प्रस्थान करी हुई यात्रा है। राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा यानी कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी भी ज्वाइन हो रही हैं। वहां वो पहुंची हैं और पैदल यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस यात्रा में सोनिया गांधी के वहां जाने का क्या आशय लगता है आपको, क्या मायने इसके हैं और किस तरह की राजनीति अब भविष्य में कांग्रेस की दिखाई दे रही है आपको? सोनिया गांधी का राहुल जी की पदयात्रा में शामिल होना अर्थहीन तो नहीं कहा जा सकता और व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बहुत बड़े मायने हैं। कोई बहुत बड़ा फैसला सोनिया जी करने वाली है। वैसे तो कांग्रेस आला कमान के साथ कोई फैसला बड़ा नहीं होता है, हर फैसला छोटा ही होता है, क्योंकि आला कमान का कद कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा है कि बाकी सब लिलीपुटियन 6 इंच के लोग नजर आते हैं। मगर जो गई है तो कुछ होगा। अभी तो गर्मा गर्म 2-3 मामले ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत क्या होगी, खड़गे साहब को कितना महत्व मिलेगा, एक मुद्दा ये हो सकता है। खड़गे के मेन सलाहकार कौन होंगे, वो ही दूसरा मुद्दा हो सकता है। उसकी टीम में कौन कौन होंगे, ये तीसरा मुद्दा हो सकता है। खड़गे साहब को वास्तव में कितना अधिकार दिया जाएगा, ये चौथा मुद्दा हो सकता है। खड़गे साहब मनमोहन सिंह बन के रहेंगे या प्रभावशाली बन के रहेंगे, ये 5वां मुद्दा हो सकता है। मगर जो भी हो, राजस्थान का एक मुद्दा उसमें जरूर होगा। सोनिया जी को 40 साल की राजनीति में जो अपनों द्वारा झटका मिला है, वो तो दूसरा कोई होता तो बेहोश हो जाता। ये तो सोनिया जी का बहुत कड़ा दिल है कि वो इस झटके को बर्दाश्त कर गई। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर विधायकों ने आला कमान के प्रस्ताव के विरोध के अंदर अपना प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास किया और जिसके लिए मुख्यमंत्री को बार बार कई बार माफी मांगनी पड़ी, टीवी पर आकर ये वीडियो में पड़ा, उससे साफ मालूम होता है कि सोनिया गांधी राजस्थान के हालात से प्रसन्न नहीं है। अब हटेगा होगा कौन रहेगा, कौन जाएगा, मैं नहीं जानता और मैं इस पर कमेंट करना भी नहीं चाहता। यह विषय मेरे लिए बहुत छोटा है, मगर यह विषय बहुत बड़ा है। एक चीज और है इसमें सिंघवी साहब, इसमें एक चीज और दिखाई देती है कि ठीक है, ये जो आप इशारा कर रहे हैं इसके ऊपर तो हम आएंगे, ही बात भी करेंगे इस बारे में और आपसे विस्तार से भी जानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और लगती है कि पुत्र की जो सफलता है इस यात्रा को लेकर, कंसिस्टेंटली राहुल गांधी पैदल इतने दिनों तक उस यात्रा को लीड करते हुए आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जैसे पर्सनालिटी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। देश में कोई सोच नहीं सकता था कि इतने दिन ये व्यक्ति वहां घर से दूर रहकर पैदल यात्रा कर सकता है। हो सकता है कि पुत्र की इस सफलता को देखकर भी मां हौसला अफजाई करने वहां गई हो, उत्साहवर्धन करने गई हो। इसमें क्या बुराई है?
अगर पुत्र अच्छा काम करता है, यात्रा करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, लोग आते हैं, तो मां तो जाना ही चाहिए। मां का आशीर्वाद तो बेटे को मिलना ही चाहिए। इस यात्रा के बाद यह तय हो गया है कि राहुल गांधी को मजाक में नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी अगर भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी ने भीड़ इकट्ठी करके तो देश पे राज किया था। भीड़ का तो सारा जमाना ही भीड़ का है। ये भीड़ तंत्र से सरकार और राज बनते हैं और भीड़ तंत्र से ही बिगड़ जाते हैं। अगर सोनिया जी वहां गई है तो बड़ी बात है, और सोनिया जी को अपने पुत्र की सफलता पर गर्व होता है तो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जितना उनको गर्व अपने पुत्र की सफलता पर होगा, उतनी शर्म उनको राजस्थान की गतिविधियों पर आती होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कोई सोच सकता था इस प्रकार से एक मामूली एक लाइन के प्रस्ताव के आगे इसमें इतनी बड़ी राजनीति हो जाएगी, 90 एमएलए विरोध कर लेंगे, वो मुख्यमंत्री जो केवल उनकी मेहरबानी से बना हुआ है वो बाद में आकर के माफी मांगेगा, ये कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए ये जो भी हुआ है, सोनिया जी का वहां जाना इस बात को तय करता है कि आलाकमान अपनी ताकत दिखाएगा। आलाकमान एस्टेब्लिश करेगा कि कांग्रेस हाईकमान न पहले कमजोर था न आज कमजोर है, और अगर कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के भीतर ही कमजोर है तो जनता में तो उसकी स्थिति जीरो हो जाएगी। उस स्थिति से बचने के लिए राहुल गांधी की राय लेना, उनसे मिलना, क्योंकि आजकल क्या है कि जासूसी और सीआईडी गिरी बहुत तगड़ी है। टेलीफोन पर बात नहीं की जा सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि फोन टैपिंग हो सकती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी? क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सक्षम आदमी कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी सत्ता में जो इस पद पर रहता है, हजारों एम्प्लॉई होते हैं, सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं, तो कर सकते हैं। इसलिए जाकर के रूबरू अकेले में बात करना तो बहुत सुरक्षित है। सोनिया जी गई है तो वहां कोई ताली बजाने तो गई नहीं है, कोई राहुल गांधी की हमें करने गई नहीं है, नारे लगाने गई नहीं है, बातचीत करने गई है। और वो बात एकांत की बातचीत होगी। अगर वो बात लीक आउट होते हैं तो उससे प्रभावित होने वाले लोग दूसरी चाल चलेंगे। ये तो शतरंज का खेल, शेर मात का खेल है, इसमें एक तरफा गेम हो ही नहीं सकता। जाके माँ बेटे मिलेंगे और बेटी तो साथ है ही। तो ये एमबीबीएस जो है, माँ बेटा बेटी सहित, ये एमबीबीएस की टीम ही कांग्रेस का फैसला करेगी। अगर किसी ने गलती से भी इसको नाराज कर दिया है तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकाने की जरूरत थी क्या, स्वीकार कर लेंगे। पहले भी माफी मांगी, आगे भी मांग लेंगे। इसलिए मैं इसको अच्छा मानता हूं। सोनिया जी ने जाकर के जो राहुल गांधी की पीठ थपथपाई है वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और राहुल गांधी जिस प्रिंसिपल पर तो यात्रा कर रहे हैं वो भी एक चुनौती है देश की जनता के अंदर। कांग्रेस जो मृतावस्था में थी उनको पुनर्जीवित करने का ये प्रयास है। इस प्रयास की प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं बीजेपी माइंडेड आदमी हूं, मोदी जी का परम प्रशंसक हूं। आज तक मोदी जी के पक्ष में 150 भाषण दे चुका हूं, मगर इस बात की तारीफ न करूं तो लोग कहेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, वन साइडेड देखते हैं, हमारे चश्मा लगा हुआ है, हम चश्मा मुक्त आदमी हैं। इसलिए अगर मोदी के उस काम की तारीफ करते हैं जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में किया, जो उन्होंने 370 हटाकर किया, जो उन्होंने हिंदुत्व, मान मर्यादा, सनातन के लिए किया, तो हम उसी भाषा के अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर राहुल गांधी की इस यात्रा की प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने पद यात्रा की है। एक साहसिक कदम है, इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक बात है। तो ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यदि कोई बड़ा फैसला लेना था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, तो उन्होंने फोन पर बात करने की बजाय 1-to-1 मीटिंग करके बातचीत करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि जासूसी के कई खतरे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत बड़े आने वाले हैं। यदि देश में इस तरह का माहौल है और पार्टी के जो प्रधान हैं उनको भी इस तरह की सावचेती बरतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी तरफ इशारा आपने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष जी, वैसे टैप रिकॉर्डिंग हैकर रिकॉर्डिंग से कमजोर और भ्रष्ट लोग डरते हैं, तगड़े आदमी डरते नहीं है। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले एक बार मेरे पास राजस्थान के गृह सचिव का फोन आया था कि चंद्रराज जी आपका टेलीफोन टैप है। तब मैंने दिल खोल कर हंस करा कर जो पहले बोलता था उससे ज्यादा गालियां देना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद फोन आया कि आपकी गालियां सुन सुनकर टैप रिकॉर्ड हटा दिया गया है। ये तो हिम्मत होनी चाहिए ना, क्या बुराई है, कर लो टैप। हम कोई गलत काम करते हैं, धक्का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, इनको मेरा कर लो, टैप का बाप कर लो। जो मैं कहता हूं मैं कहता रहूंगा और तगड़ा कहूंगा। यही सिद्धांत सोनिया जी को अपनाना चाहिए, उनको खुला बोलना चाहिए। आई सोनिया गांधी, आई डू व्हाट आई से
एंड आई से व्हाट आई डू, आई डैम केयर फॉर एनीबॉडी। कर लो टैप रिकॉर्ड, मोदी जी कर ले, अमित शाह जी कर ले, अशोक गहलोत जी कर ले, कोई कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैप रिकॉर्ड से वो घबराते हैं जिनकी वाणी में कमजोरी होती है, जिनकी वाणी में पाप होता है, जिनकी वाणी में अपराध होता है। ये धमकियां देना तो बचकाना हरकतें हैं। इससे इस लेवल के राष्ट्र के बड़े नेताओं को कभी परवाह नहीं करनी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो इस सप्ताह में चर्चा का विषय रहा मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आए और गुजरात सीमा से लगे हुए राजस्थान में भी उन्होंने दस्तक दी रात को। और वहां पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे के विरोधी धड़े के जो माने जाते हैं वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया, ये दोनों एक साथ थे। इस बात का भारतीय जनता पार्टी की ये जो पहल हुई है, इसका क्या राजनीतिक मायने क्या दिखाई देते हैं आपको? कोई इसका अर्थ ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भाजपा के और देश के सबसे बड़े नेता है। वो अंबाजी गए और सतीश पूनिया प्रेसिडेंट के नाते गया, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के नाते गई। इन दोनों को नहीं, सारी भाजपा के नेताओं को मोदी जी की कृपा के प्रसाद के लिए स्वाति के नक्षत्र के बूंद में मोती की आवश्यकता की तरह मुंह फाड़ के बैठना पड़ता है। सब जाते हैं, हर आदमी चाहता है मोदी जी मेरी ओर देख ले। कोई मुस्कुरा के कहता है, कोई हंस के कहता है, कोई आंखों से देखता है, कोई नाक से सूंघता है। क्या होता है इससे? अगर अंबाजी मोदी जी गए तो वहां का प्रभारी तो मदन राठौड़ था, साधारण आदमी था जो पहले राज्य मंत्री था, वो भी मोदी जी का जाति भाई है, वो भी गया। जाना चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये कौन से रूल में लिखा है कि मोदी का दर्शन करने के लिए केवल सत्तारूढ़ वाजपेयी जाएंगे? जो नाराज वाजपेयी वो नहीं जाएंगे, उनको भी जाना चाहिए, नाराज जाना चाहिए। राजीव वाजपेयी को राजीव गिरी और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वसुंधरा जी के समर्थकों को यह गलतफहमी है कि उनके जाने से मोदी के विचार बदल जाएंगे, तो मैं इस गलतफहमी को मानने को तैयार नहीं हूं। वसुंधरा जी को तो अपने व्यक्तित्व और ताकत दिखा करके ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मोदी जी की चमचागिरी करके मोदी जी के सामने जाके हाथ जोड़ने से वसुंधरा जी का व्यक्तित्व नहीं बढ़ेगा। वसुंधरा जी का अपना व्यक्तित्व है, इस पर दो राय नहीं है कि वो भाजपा की एक लोकप्रिय नेता है। अपनी लोकप्रियता को दास्ता में परिवर्तन करना ये वसुंधरा जी की भूल होगी। उनको अपनी लोकप्रियता पर स्थिर रहना चाहिए, अड़ग रहना चाहिए। और जहां तक सतीश पूनिया का सवाल है, सतीश पूनिया जैसे अध्यक्ष तो इनके होते हैं जिनको बोलते हैं सिपह सालार तो नहीं कह सकते, पर हाँ उनके एक नेता होते हैं, कैप्टन होते हैं, कर्नल होते हैं, उस तरह का स्तर होता है। दोनों गए तो अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों गए। दोनों क्यों गए? अब जो आने वाले हैं भाजपा में देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया जिनके नाम भास्कर ने छापे हैं, उनको भी जाना चाहिए था। मैं एक अलग आदमी हूं, जिस आदमी को टिकट चाहिए, मोदी की मेहरबानी चाहिए, मोदी की अनुकंपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वो तो जाए लाइन में खड़े होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे मोदी जी की परोक्ष में इज्जत करते हैं, सामने आकर के हाजिरी नहीं भरते हैं। ऐसे लोगों की तो मेरे जैसों की 1% ही होगी, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं कुछ। जिसे कुछ चाहिए उसको जाना पड़ेगा। भिखारी को तो भीख मांगनी पड़ेगी, मांगने वाले को तो हाथ फैलाने पड़ेंगे। जो भीख मांगेगा, हाथ फैलाएगा, तो सामने जाके ही मांगेगा, के पीछे थोड़ी हाथ फैलाए जाते हैं। इसलिए मैं मोदी जी के कार्यक्रम में पूरी भाजपा चली जाए तो भी मैं आश्चर्यचकित नहीं होता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर मोदी जी का कार्यक्रम हुआ अमित शाह भी जाएंगे, कल तो आप कह दो कि ये भी राजनाथ सिंह भी जाएंगे, जोगी भी जाएगा, सारे जाएंगे। इसमें देखने वाली बात ये रहेगी, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर वो अपनी बात है। इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि चुनाव में, राजस्थान में चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 1 साल का समय है। और अभी भी लोगों को यह संशय है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसे आगे करके चुनाव लड़ेगी, कौन चेहरा होगा सीएम पद का। इसको लेकर ये कयासबाजी, ये अंबाजी वाली यात्रा से तेज हुई है कि वसुंधरा जी भी उसी शिद्दत के साथ में वहां पहुंची। तो क्या ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में भी वसुंधरा जी लीड करने वाली हैं? मुझे तो लगता ही नहीं है, और हो तो आश्चर्य नहीं है। मुझे नहीं लगता रत्ती भर भी, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी कोई बात की गांठ मान लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। अब या तो 10 चेहरे हैं, रावण के तो एक गर्दन पर 10 चेहरे थे, भाजपा के 200 चेहरे अलग अलग हैं। सारे मुख्यमंत्री रूपी रीढ़ की हड्डी पर लगे हुए हैं। किसको उठाएंगे, किसको माने, कौन जानता है।
फिर मोदी जी मानते हैं अमित शाह की बात। मोदी शाह किसको जानता है? सुनील बंसल का अलग मुंह पर ताव दिया हुआ है। ओम माथुर जी को वापस पुनर्जीवन मिल गया है। गजेंद्र सिंह खीरसर तो अपने आप को बना हुआ मुख्यमंत्री मानते हैं। ओम बिरला जी फिर कोटा से बाहर निकल के भाग रहे हैं और आज स्पीकर होने के सारे प्रोटोकॉल के साथ दौरा करने लग गए हैं। दिया कुमारी जी बैठी है, वो चुप है क्योंकि उनको कहीं से आश्वस्त है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के इन 10 चेहरों को अलग अलग की जगह जोड़ दिया जाए तो कौन सा चेहरा बन जाएगा? दशानंद बन जाएंगे। इसे मैं नहीं मानता। अब वसुंधरा जी का भी ड्यूटी है, जाइए। उसका नहीं है क्या? उसके कार्यकर्ता उनसे समझ नहीं आएगा, जाना चाहिए। और अगर वो मोदी जी के विश्वास, जो मैंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि वसुंधरा का एक ही माइनस पॉइंट है कि अमित शाह मोदी खुश नहीं है, बाकी तो कोई माइनस पॉइंट है नहीं। अब आरोप तो कांग्रेस वाले लगाते रहते हैं, उनका धंधा है, किसी पर ईमानदारी का लगाते। एक ऐसा मंत्री भी है जिनको अभी भी इन्होंने लिया जो 1000 करोड़ रुपए खाने का अपराधी था। ये सब चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले वाला चरित्र, ईमानदारी, करेक्टर, स्ट्रेंथ और पॉजिटिव थॉट, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व वो घटता जा रहा है। और धन, लोलुपता, पैसा, उपलब्धि और थैलियों का जोर बढ़ता जा रहा है। इससे तो मोदी जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन अगर ये सारे अपराधी बन जाएंगे तो मोदी जी को भी जवाब देना भारी पड़ेगा। आपको एक मोदी कितने बड़े नेता हो, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ी इस देश की जनता नेता है और जनता सब देखती है। जनता की शस्त्र बाहु की तरह 1000 हाथ है और आंखें तो भगवान इंद्र की तरह सलीके रोम रोम में जनता की आंखें। इसलिए आप चिंता मत करो, कोई जाए कोई आए, जनता फैसला करती है। मगर मैं राय दूंगा, मोदी जी बहुत बड़े आदमी होंगे, पर मोदी जी मैं राजनीति के अंदर पद पर तो छोटा हूं, पर सीनियरिटी में कम नहीं हूं, उनसे भी ज्यादा हूं। इसलिए मैं खुला कहता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप मोदी जी को क्या मानते हो? मैं क्या मानूंगा? मैं उनकी पार्टी में हूं ही नहीं। मैं तो कार्यकर्ता हूं, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। आई एम इंडिविजुअल। इसलिए राय देता हूं कि मोदी जी इन चापलूसों से आप सावधान रहना। अगर आपने इस चापलूसी से अपने आप को नहीं बचाया तो आज जो सोनिया की चापलूसों के कारण स्थिति है, वही आपकी स्थिति। देश की जनता चापलूसों को नहीं, हमदर्दों को स्वीकार करती है, मेहरबानों को नहीं, मित्रों को स्वीकार करती है। मैं तो खुला बोलता हूँ, ऑल आर माय फ्रेंड्स, क्योंकि न तो मैं चापलूसी करता हूं, न चाहता हूं कोई मेरी चापलूसी करे। इस सिद्धांत को मोदी जी को समझना चाहिए। वक्त आ गया है, अब मोदी जी के चारों चापलूसों का जमघट जा रहा है। डे बाई डे लोग नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार उनके पीए के थ्रू, उनके चपरासी के थ्रू, उनके ड्राइवर के थ्रू पहुंच जाए नजदीक। मैं इस पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं। नजदीक जाने से क्या होगा? आपकी असलियत और औकात तो जनता जानती है, वो बताई देगी। राइट, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है और ये जनता के जो दिमाग की बात है वो आपने कह दी है। कोई नेता बड़ा नेता नहीं होता है, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता जनार्दन होती है। मोदी जी कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई साथ में आसमान से आ रहे हैं यहाँ पर। वो गुजरात के एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, पार्टी में कार्य करते 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 सीनियरिटी मिल गई है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मोदी जी को आपने सही राय दी है कि भाई साहब थोड़ा सा देख के चलिए, और ये जो चापलूसों की फौज इकट्ठी होती जा रही है। हाँ, लोग कहेंगे मुझे कि आपने मोदी जी को राय क्यों नहीं दी, तो मैं कहूंगा मैं 1958 से राजनीति में, तो मोदी जी कहीं थे ही नहीं। तब मैं बड़ों को राय देता था, नाथुराम मिर्जा जी को राय देता था, मोहनलाल सुगाड़िया को राय देता था, वसुंधरा पाटिल को राय देता था। राय देना मेरा अधिकार है, उस राय को ठुकराने का अधिकार मोदी जी का भी है, आपका भी है। आप ठुकराओ मेरी राय, मगर मैं कहे बिना रह नहीं सकता और सहे बिना रह नहीं सकता। न मैं सहूंगा तो बिना सहे मैं कहूंगा तो कहूंगा ही कहूंगा। इसलिए कहता हूं, मोदी जी अब चापलूसों को छोड़ो, अच्छे आदमियों को ढूंढो। आप हाथ पकड़िए किसी को मंत्री बढ़ा देते हो, कान पकड़िए किसी को कुछ बढ़ा देते हो। आप बढ़ा सकते हो, आपका पावर है, आपका अधिकार है, पर जनता तो सब देखते क्यों बनाया, किसको बनाया, कैसे बनाया, कैसे व्यापार बढ़ा, किसको कोर्ट मिला, किसको कोर्ट मिला, जनता सब समझती है। तो मोदी जी आप अमर अचिंतक नहीं हो, आप भी जनता के सामने जवाबदेह हो। ये बात सुनने की वो ये वाली बात है। अब हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी सुनने की आदत है नहीं। आप देखिए जरा न्यूज़ इंडस्ट्री को। आप मेरी बात जब बोलते हो 10 लाख लोग सुनते हैं, ये मोदी जी को माइनस कर दो, बाकी तो सुनेंगे ना, जनता तो सुनती है ना। अरे जो जनता सुनती है वही हमारी जीत है। ये स्वार्थी लोग नहीं सुने तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं इनको बोलो काम में रुई डाल के बैठो, जो हमारा वतन है। हम एक मुद्दे की तरफ ला रहे थे आपको।
सकते, आप सही सुनिए, बिना रह नहीं सकते। ये जो सुनने की जो बात है, क्रिटिसिज्म की जो बात है, आलोचना जिसको कहते हैं, हम इसको निंदा नहीं कहते हैं, इसको हम आलोचना कहते हैं। आलोचना करने का काम आलोचना है ही नहीं, हाँ, समालोचना। मीडिया का जो काम है, आलोचना से भी कम, मीडिया का जो काम है वो आलोचना का काम भी तरीके से है। राय देना, सुभाष जी, सम्मानजनक तरीके से इज्जत के साथ राय देने का हर नागरिक को अधिकार है। बिल्कुल अब है। किस कोई माने नहीं माने मर्जी है, ठेका थोड़ी है हमारा बनाने का। हमने कब कहा कि हमारी बात मानी जाएगी? पर ये किसने कहा कि हमारी बात जनता नहीं मानेगी? जनता तो सुनती है ना, जनता जानती है ना, हम जनता ही है, मानती और है ना। जनता जो सोचती है वही बोलते हैं हम। जनता माने वो नेता होता है। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। हम जनता ही तो हैं, हम जनता की बात ही हम कह जनता रहे हैं। है, यही तो बात है। यस, तो ये बात जो थी ना वो आपने सही कही है। और आलोचना का मतलब होता है जैसे मूंग अपन बीनते हैं ना, मूंग में कंकर वंकर आ जाता है, वो आलोचना कहलाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब मूंग में यदि कंकर चला गया तो वो मूंग खराब हो जाएगा। ऐसे ही और कोई कंकर खा के दांत तोड़े तो हम क्या करें? तोड़ ले, हम क्या करें? दांत तेरे, कंकर तेरा, दांत को कंकर से तोड़े, दांत टूटे तो टूटे, हम इसका क्या बिल्कुल। करते हैं? तो आलोचना इसको कहते हैं। और यह आलोचना मोदी जी को भी ध्यान रखना चाहिए। अब आप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इतने सारे मेले लगाते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं, ये प्रिंट इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख रखी है इन्होंने। जो अखबार छापने वाली इंडस्ट्री है, मैगजीन छापने वाली इंडस्ट्री है, ये भी तो रोजगार देती है, करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। साहब आप चिंता मत करो, मैं आपको एक बार, अंत में सत्य की विजय होती है। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ में झगड़ा हुआ, विश्वामित्र ने कहा धर्म बड़ा है, तो वशिष्ठ ने कहा सत्य बड़ा है, और राजा हरिश्चंद्र के रूप में वशिष्ठ ने साबित कर दिया कि धर्म कितना ही बड़ा हो, वो सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप रास्ते में चलते रहो, अपना काम है सच बोलना, माने नहीं माने हमारे को सर्टिफिकेट लेना है क्या किसी से? हम कौन सा कोई बिल भेज रहे हैं कि सत्य बोलने का? हम ऐसा नहीं करते। ठीक बात है। तो एक मुद्दा और आपसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजस्थान आपकी कर्म भूमि रही है, राजस्थान में आपका काफी लंबा चौड़ा काम है राजनीति का। ऐसे में अब राजस्थान में किस तरह की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जबकि अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के बीच में जो तलवारें खींची हुई थी, वो तलवारें तो वैसे की वैसे ही हैं। कोई समझौता अभी तक यदि हम बात करें तो प्रैक्टिकली तो सामने नजर नहीं आता। बातें तो हो रही हैं कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ये भी बातें चल रही हैं कि गुजरात का इलेक्शन होने के बाद तक ये मामला टल गया है, क्योंकि फंड्स जाने गुजरात चीजें जरूरत पड़ेगी। क्या लगता है आपको? कोई समझौता नहीं हुआ है। सचिन अपनी जगह कायम है, अशोक अपनी जगह कायम है। अशोक राज छोड़ना नहीं चाहता, सचिन अपना मौका नहीं छोड़ना चाहता। दोनों के बीच में हाईकमान की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। जो हाईकमान मुझ पर ताव दे के सोचता था कि हमारी मुझ पर तो नींबू टिक जाएंगे, उस मूछ के ऊपर तो अब घोड़े का बाल भी नहीं टिक रहा है। बेइज्जती हुए तो हाईकमान की हुई है। अशोक गहलोत है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्यों देगा? ये अपनी बात पे कायम है। और अशोक गहलोत ने कहा गलती हो तो माफी मांग ली, क्षमा विदेश से भूषणम, क्षमा करना बुरों का अधिकार है, पर क्षमा मांगना भी तो एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। अशोक गहलोत ने जिस ढंग से, जिस तरीके से माफी 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 कहा है, वो काफी है। मगर अगर राजस्थान का भला देखना पड़ेगा तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तब ये हिसाब लगाएगी बीजेपी कांग्रेस कि वोट कौन ज्यादा ला सकता है। जब वोट कौन ज्यादा सकता, सीटें कौन जिता सकता है, तो व्यक्तिगत विरोध की तो मूल्यहीनता हो जाएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होता तो पहली का 2 डजन सीट आएगी, 24 नॉट मोर। और सचिन पायलट में हुआ तो 4 डजन आ जाएगी नॉट। अगर जोड़ तोड़ की और कोई जोड़ तोड़ के आदमी सचिन के साथ जुड़ गए फिर 80-90 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि इस झगड़े का कोई अर्थ ही नहीं है। अशोक गहलोत आसानी से इस्तीफा देंगे नहीं, और सोनिया गांधी आसानी से मानेगी नहीं। इस लड़ाई झगड़े में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये कोई महीने 2 महीने का खेल नहीं है, हफ्ता 10 दिन का खेल है। और हमें तो बहुत अच्छा है, अब जो रह भी जाए तो क्या बुरा है, हमें तो हराना ही है कांग्रेस को। और सचिन आएगा तो जोर पड़ेगा, तो भी हमको तो हराना ही है। हम तो भाजपा के समर्थक थे, भाजपा के समर्थक हैं, और मैं भाजपा में जाऊंगा नहीं कभी, ये भी कह रहा हूं। मैं भाजपा का समर्थन भाजपा पार्टी के लक्षणों से नहीं हूं, मोदी के व्यक्तित्व के कारण। वो देश का वो आदमी है जिसने विश्व की ताकत भारत को बढ़ा दिया। कोई जमाने में केनेडी, खुर्शेव और जवाहरलाल नेहरू की टीम हुआ करती थी, वैसी पहली बार टीम बनी है विश्व के अंदर। पहली बार लगा दुनिया को कि हिंदुस्तान का नेता भी कोई नेता है। 100 से ज्यादा कंट्रीज उसकी राय मानती है। ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है।
और जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश को एक न एक चीज दी है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश दिया, क्या वो कोई छोटी बात थी क्या? मगर जो काम मोदी ने कर दिया है कश्मीर का, लोग कहते हैं 370 हटाएंगे तो खून कच्चर हो जाएगा। खून कच्चर तो छोड़ो, पसीना भी नहीं आया, हंसते हंसते 370 हो गया। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहो, अभी होने वाले हालात के अंदर परिवर्तन राजस्थान में मुझे ज्यादा संभावित लगता है। नहीं हो तो नहीं भी हो, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, मैं राय दे सकता हूं कि अब पूरे के पूरे कांग्रेस के स्ट्रक्चर को मोदी जी को रिवैम्प करना चाहिए। अब मोदी जी ने नोटिस दिलवा दिए, मोदी जी के आदमियों ने नोटिस दे दिए, उन नोटिस का क्या होगा? नोटिस पर एक्शन नहीं होगा तो एक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? और नोटिस पर एक्शन होगा तो अशोक गहलोत अपने निकटतम 4 साथियों के एक्शन के बाद सीएम कैसे रहेगा तो लोग कहेंगे दोस्तों को छोड़ दिया, उसका क्या होगा? बड़ी विचित्र स्थिति है राजस्थान की। इसलिए जो होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। अब ये मंजूर खुदा का तो खैर देख लेंगे, वो तो बात ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये दोनों की जो ये चल रही है राजनीतिक एक उहापोह की स्थिति है, और इसको आप संघर्ष भी कह सकते हैं। इस राजनीतिक संघर्ष की वजह से काम बाधित हो रहे हैं राजस्थान के, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो तो ठीक है, हो ही भाई जो राम रची रखा, आपने तो कह ही दिया है। लेकिन यदि जनता को ये लगता है कि फाइलें अटकी पड़ी हैं, ब्यूरोक्रेट्स में काम करने का जोश नहीं है, लोग टकटकी लगाई ये देख रहे हैं कि कौन आ जाएगा मुख्यमंत्री पता नहीं, तो इस स्थिति में काम नहीं हो रहे हैं। लोग तो काम के प्रति उदासीन है, काम तो होना ही नहीं है। होता तो 4 साल में हो जाता। 4 साल में कोई काम हुआ है क्या? पॉलिसी बढ़ा दी, ये योजना वो योजना ये परियोजना, क्या रखा है इसके अंदर? काम वाम तक जनता के दिमाग में क्राइटेरिया ही नहीं। मैं ऐसे विधायकों को जानता हूं जिन्होंने अत्यधिक काम किया, जमानतें जब्त हो गई। इससे काम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने तो आपको राजनीतिक स्थिति का क्राइटेरिया बताया, राजनीति बहुत स्पष्ट है। या अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो जनता हटा देगी। अब 7-6 महीने का खेल है। अशोक जी ज्यादा से ज्यादा करेंगे जोड़ तोड़, इधर का टांग उधर, इधर की टांग इधर, इधर का हाथ इधर, लत्ती मारेंगे, हाथ फैलाएंगे, सब 15-20 दिन, महीना 2 महीने और रह जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान की जनता बड़ी टॉलरेंट है। ये 42 रुपए लीटर का पेट्रोल भी उतना ही खरीदती थी जितना आज 100 रुपए लीटर का पेट्रोल कर दिया। हमारे देश की महान जनता बड़ी टॉलरेंट है। इसका लाभ सचिन भी उठा रहा है, इसका लाभ गहलोत भी उठा रहा है, इसका लाभ दुनिया उठा रही है। इसलिए आपने जो सवाल पूछे मैंने जवाब दे दिया। परिवर्तन होने की संभव, पर एक बात है जो अशोक के पक्ष में मैं आपको सुना दूं। एक छोटा किस्सा बताऊंगा, आधा मिनट लगेगा। सेठ हुपीत चंद जूट मिल के मालिक बिरला की टक्कर के उद्योगपति थे, पर वो बहुत ज्यादा जुआ और सट्टा खेलते थे। उनका दावा था कि मैं भाग्यवान हूं। लोग मानते नहीं थे। अंग्रेज उनके पास बेरे पर कुएं पर खड़े थे, जाके बोला मैं आपके साथ सब जीतूंगा। अरे बोला यार मैं भाग्यवान हूं, मेरे से माथा मत लगा। तो एक कहावत हुई कि न गुणवान, न धनवान, न शक्तिवान, न पौरुषवान भाग्यवान बड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई तू जिद करता है तो जीत लेते हैं। तो जूता निकाला, बोला देख भाई अंग्रेज, मैं जूता फेंकता हूं, सीधा पड़े तो तू जीते, उल्टा पड़े तो तू जीते, अड़ेगा पड़े तो मैं जीतूं। और अड़ेगा पड़ने को चांस नहीं था। और आप मानोगे वो जूता था अड़ेगा ही पड़ा। तो अशोक गहलोत ऐसे भाग्यवान हुकुमचंद जूट मिल के अवतार है कि ये जो करते हैं भाग्य साथ दे देता है। ये उल्टा फेंकेंगे तो भी सीधा पड़ेगा, सीधा फेंकेंगे तो भी उल्टा पड़ेगा। और ऐसे सकल पदार्थ जगमाही भाग्यहीन नर पावत नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। तो और कौन कौन भाग्यशाली लोग हैं आपकी नजर में राजस्थान में? थे 1-2, अब दुनिया में नहीं है। और जो लोग दिवंगत हो गए उनकी मैं चर्चा नहीं करता। मैं इतना जानता हूं कि योग्यता होना जरूरी इस राज में नहीं है। इसलिए कहावत है कि माई पूछ जड़े तो गुणवत्ता शौर्यवंता भाग्यवंता जन। और भाग्यवान तो अशोक गहलोत है, वरना एक वोट से सीधी आता क्यों? परशुराम के खिलाफ सारी कांग्रेस एक होती क्यों? सचिन पायलट के बदले इनको शपथ मिलती क्यों? ये भाग्यवान है। और मैं भाग्यवान के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करता। हम करते हैं राजनीतिक आंकलन की भविष्यवाणी, और भाग्य उसको बदल देता है। इसलिए आजकल मैंने भविष्यवाणी तो भाग्य पर छोड़ दी। ठीक है, तो आपने सुना, ये थे चंद्रराज सिंघवी, राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं और 6 दशक का राजनीति का सक्रिय अनुभव, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो ये था हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। और किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, किस तरह के अनुभव आपको हैं, ये आप हमें फीडबैक के जरिए कमेंट करके बता सकते हैं। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।